हेलो एंड वेलकम बैक टू अपस्विंग फिजिक्स। ये फ्लूइड मैकेनिक्स के सरफेस टेंशन टॉपिक की एक प्रॉब्लम है। सरफेस टेंशन टॉपिक ऐसा है कि बस देखते ही बच्चों के हाथ पाँव फूल जाते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम डिस्कस करने का रीज़न ये है कि इस प्रॉब्लम में समझ नहीं आता कि यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करें। वो तो एक्चुअली मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम होता ही है, बट एक्चुअली इसके सॉल्यूशन जब आप देखोगे तो एक छोटा सा अजम्पशन इन्वॉल्व होगा जो कई बार क्लिक नहीं करता बच्चों को। दूसरा, यहाँ पे जो सॉल्व करने की टेक्निक है ना, वो भी थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी प्रॉब्लम से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपको उम्मीद है कि कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो पहले प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं। गिवन क्या है, तो हमारे पास दो कोसेंट्रिक रिंग्स गिवन है जिनकी रेडियस ए एंड बी है, और इनके ये एक ग्रेविटी फ्री रीजन में रखे हुए हैं, और इनके बीच वाला जो रीजन है ना, जिसको मैंने पिंक कलर में दिखाया है, यहाँ एक सॉफ्ट फिल्म है जिसका सरफेस टेंशन सिग्मा है, और इसका जो मास है वो नेग्लिजिबल है। और अब आप क्या कर रहे हो, इनमें से किसी एक रिंग को अलोंग द एक्सेस स्लाइटली पुल करके रिलीज कर देते हो, तो फिर ये एसएचएम परफॉर्म करता है। तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो इस बात का ध्यान रखना। आपने इसको स्लाइटली पुल किया है, ठीक है, ये एजम्पशन में काम आएगा बाद में। और आपसे पूछा क्या, टाइम पीरियड पूछा है। तो स्टार्ट करा अब इस प्रॉब्लम को। ठीक है, अब जैसे ही इसको थोड़ा सा पुल करोगे ना, तो स्ट्रक्चर कैसे देखेगी, पहले इस पे आते हैं। तो नज़ारा कुछ ऐसा दिखने वाला है। ठीक है, ये जो वाइट कलर में दिख रहा है ये रिंग है, और पिंक साइड व्यू दिखा रहा हूँ, मैं पूरा दिखा नहीं पाऊँगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से हर जगह आपके पास ये वाला पार्ट रहेगा, यानी कि सॉफ्ट फिल्म का पार्ट रहेगा, वो मैं पूरा अच्छे से यहाँ दिखा नहीं पाऊँगा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने के लिए मैं ना एक छोटा सा पहले एक रिंग इमेजिन करता हूँ। एक रिंग की बात कर लेता हूँ। ठीक है, ये रिंग कुछ यहाँ मान लीजिए इस तरीके से। इस रिंग की रेडियस स्मॉल आर। ठीक है, ये स्मॉल आर रिंग की बात कर रहा हूँ मैं। इस रिंग की, इसकी रेडियस कितनी मान लेता हूँ, रिंग की रेडियस मान लेता हूँ मैं स्मॉल आर। चलो, इस रिंग का ये जो छोटा सा पार्ट है ना, इतने से ये जो इधर वाला पार्ट, इस पार्ट की बात कर रहा हूँ जो रिंग पे भी है। ठीक है, तो इस पे एक बार के लिए मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो कैसा नज़ारा दिखेगा वो देखते हुए। तो ऐसा कुछ आपके पास ये थीन फिल्म जो है ना, इस तरीके से थोड़ा सा ये कर्वेचर की फॉर्म में है, इस तरीके से। अब इस पेज में एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो वो टेंजेंट कुछ ऐसा दिखेगा, और इधर के साइड में आपको सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा, इधर के साइड में भी सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा। यदि मैं इस पूरे पे बात करूँ हर जगह, तो ये फोर्स यदि यहाँ पे एलिमेंटल लेंथ ले रहा हूँ तो आप बोलोगे ये आपके पास सिग्मा मल्टीप्लाई एलिमेंटल लेंथ dl, इस तरीके से। यहाँ भी सिग्मा मल्टीप्लाई एलिमेंटल लेंथ dl। ठीक है, और मान लेता हूँ कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बन रहा है, थीटा। अब ये जो पूरी रिंग है ना, ये वाली रिंग जो आपको यहाँ दिखाई है स्मॉल आर रेडियस की, इस रिंग पे लगने वाला ये वाला फोर्स का यदि मैं एक कंपोनेंट देखो, पहले तो ये फोर्स है कितना, स्केलर फॉर्म में ऐड करो, क्योंकि इसकी डायरेक्शन आपके पास हर जगह अलग अलग है। यानी कि सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड को पूरे रिंग पे ऐड कर दूँ मैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड को, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा सिग्मा, और डीएल की जगह कितना आ जाएगा, 2πr। ये आपके पास अब थीन फिल्म में क्या है, लेयर दो होती है, दो आपके पास लेयर होती है ना, मतलब एयर इंटरफेस दो होते हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये बेसिकली फोर्स लग रहा है रिंग पे दोनों साइड से। इधर वाला पार्ट भी खींच रहा होगा ऊपर, इधर वाला पार्ट खींच रहा होगा नीचे, ये नज़ारा है। अब मैं इस फोर्स का ना वर्टिकल कंपाउंड ले रहा हूँ। ठीक है, तो वर्टिकल कंपाउंड कितना आएगा, तो इस फोर्स का वर्टिकल कंपाउंड आएगा ये आपके पास 4π सिग्मा मल्टीप्लाई बाई आर, और वर्टिकल कंपाउंड आ जाएगा साइन थीटा। यदि किसी को ये वाला पार्ट अच्छा नहीं लगा हो तो मैं फिर से बता दूं, ये बेसिकली सिग्मा डीएल को मैं सिर्फ एज ए नंबर ऐड कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डीएल विदाउट साइन। मतलब इनके कंपाउंड अलग अलग आएंगे ना, तो एक कंपाउंड कैंसिल हो जाता है,
ठीक है, तो मैं उसको कंपाउंड वगैरह लेने के बजाय सीधा कर दिया मैंने, तो ये नज़ारा है। तो इफेक्टिवली इस रिंग पे ऊपर और नीचे की तरफ इस तरीके से पुल किया जाए। ये जो इमेजनरी रिंग बने ना जिसकी रेडियस आर है, तो उस पर ये वाला फोर्स है। यही इस प्रॉब्लम की खास चीज़ है। अब इधर से अपन आगे देखते हैं। यहाँ तक उम्मीद करते हैं किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है, नहीं है। अब देखो इसमें अब आगे वाला पार्ट क्या रहेगा। पहले तो जो अजम्पशन वाला पार्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था, तो अजम्पशन वाला बात ये है कि ये जो एंगल है ना, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी स्मॉल। ये एंगल बहुत ही ज़्यादा छोटा होने वाला है क्योंकि आपने बहुत ही स्लाइट इसको पुल किया है। ये रिंग्स बहुत ज़्यादा क्लोज है एक दूसरे के, इस वजह से ये कर्वेचर हमेशा ऑलमोस्ट ज़ीरो एंगल ही बना रही है। एंगल डिफरेंट डिफरेंट है बट ऑलमोस्ट ज़ीरो के इक्वल है। और छोटे एंगल के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, छोटे एंगल के लिए जो साइन थीटा है ना, इसको मैं चाहूँ तो ऑलमोस्ट थीटा भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं चाहूँ तो टेन थीटा भी लिख सकता हूँ। और टेन थीटा लिखते ही मेरा काम हो गया, क्योंकि टेन थीटा मुझे पता है कि यदि मैं एक्स एक्सिस के साथ मेजर कर रहा हूँ तो टेन थीटा कुछ और नहीं dy बाई डी एक्स स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस प्रॉब्लम के अंदर आपके पास y क्या हो जाएगा, y बेसिकली अलोन द एक्सिस सेपरेशन होगी, तो ये वाली आपके पास डिस्टेंस y होगी। तो dy यानी कि थिन फिल्म में ये हल्का सा पार्ट देख रहा हूँ, ये वाला dy इस डायरेक्शन में। और dx की बात करूँगा तो मैं इस डायरेक्शन में जाऊँगा तो क्या होगा, रेडियस में चेंज होगा, तो dx एक्स कोऑर्डिनेट में जो चेंज होगा वो रेडियस में चेंजेस के इक्वल आएगा। तो मैं इसको dr भी लिख सकता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ये वाला पार्ट था एजम्पशन वाला, जो यूजुअली क्लिक करता नहीं है, क्यों आपको समझ नहीं आ रहा है मैं इसका क्या करूँगा। ठीक है, इस पर भी थोड़ा और आएंगे, दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस पर दोबारा आता है पहले तो ये जो वर्टिकल फोर्स लगा। अब देखिए आप इस पूरी थीन फिल्म में कहीं भी रिंग ले लीजिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ आर, आप आर को इंक्रीज कीजिए डिक्रीज कीजिए, साइन थीटा उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करेगा, ताकि ये वाला जो फोर्स है ना ये कांस्टेंट रहे। जब मैं इसको कांस्टेंट बोल रहा हूँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ आर को आप बढ़ाइए या घटाइए, यानी कि आप स्मॉल आर को ए से लगा के बी तक ले जाइए, ये वाला फोर्स अपनी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करने वाला। क्यों नहीं करने वाला भाई, ऐसा क्या है इसमें। तो भाई ये जो थीन फिल्म है ना, ये है आपके पास मासलेस, इसका मास नेग्लिजिबल है। और यदि मैंने ऐसे दो अलग अलग रेडियस के रिंग लिए तो इनके ऊपर यदि फोर्स अलग अलग हुआ तो इधर वाला पुल और इधर वाला पुल अलग होगा, और मासलेस ऑब्जेक्ट पे रिजल्टेंट फोर्स हमेशा ही ज़ीरो होना चाहिए। तो इस वजह से मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके पास ये वाला कंपाउंड चेंज नहीं हो सकता। आप या सिंपल इतना छोटा सा एलिमेंट लेना ही नहीं चाह रहे तो आप ये बोलो इस रिंग पे लगने वाला और इस रिंग पे लगने वाला वर्टिकल फोर्स इक्वल होगा, नहीं होगा इन पे इक्वल, तो जो थीन फिल्म है इस पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स भी नॉन जीरो हो जाएगा, और जो बिल्कुल भी हमें बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, तो दोनों रिंग पे इक्वल फोर्स लगेगा। ये प्रॉब्लम थोड़ी सी ट्रिकी होने का रीज़न भी यही है, क्योंकि पहला थॉट यही आता है कि ठीक है सर इस पे फोर्स लग जाएगा ये 4πb सिग्मा, और इस पे भी ये लग जाएगा, और ये एंगल आपके पास कुछ अलग अलग एंगल मान लो, तो इस तरीके से ये एक नीचे की फोर्स, और ये कई बार तो अपन दोनों एंगल को ही ऑलमोस्ट इक्वल मान के कि फोर्स का डिफरेंस कर लो सर, तो वो सब नहीं करना था। ठीक है, क्योंकि इन दोनों पे फोर्स अनइक्वल लगेगा भाई, सॉरी इक्वल लगेगा, अनइक्वल नहीं लगेगा। समझ आ गया। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ तक का पार्ट अपन समझ गए कि साइन थीटा को क्या लिखने वाला है। अब जो ये बोल रहा था ना कि ये कैसे पता लगेगा, मुझे कहीं ना कहीं पता लगाना है कि जब इनके बीच की सेपरेशन वाई है ना, मतलब कुछ सर्टेन सेपरेशन है, उस मोमेंट पे दोनों रिंग पे लगने वाला फोर्स कितना है, ये मुझे पता करना था। तो मुझे एंगल मेरे लिए इम्पोर्टेंट था नहीं, मुझे कहीं ना कहीं एंगल को रिप्लेस करना था इन टर्म्स ऑफ सेपरेशन। तो सेपरेशन और रेडियस में चेंजेस, रेडियस ही आपके पास यहाँ चेंज हो रही दोनों की, तो इस तरीके से इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब आगे देखो, मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, यह है एफ वी, और आपके पास ये 4π सिग्मा स्मॉल आर, और इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, dy डिवाइड बाई डी आर। अगले पार्ट में एक काम करता हूँ, डी आर और आर को उधर ले आता हूँ,
तो ये एफ वी डी आर डिवाइड बाई आर किसकी इक्वल आ जाएगा, 4 पाई सिग्मा डी वाई। अब देखना मैं लिमिट लगा रहा हूँ दोनों साइड में, ठीक है। जब मैं लिमिट y की लिमिट 0 रख रहा हूँ, यानी मैंने मान लेते हैं कि यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और इसी को मैंने यहाँ से y कोऑर्डिनेट स्टार्ट कर देता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, y 0 हो गया, तो स्मॉल r कितना हो गया, a के इक्वल। तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा जब आपके पास स्मॉल r b के इक्वल हो जाएगा, यही तो मुझे पता करना है, यानी इनके बीच की सेपरेशन और वर्टिकल फोर्स के अंदर रिलेशन पता करना है। तो ये इंटीग्रेशन से बाहर गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1/r का इंटीग्रेशन ln r, लिमिट लगा के ln b माइनस ln a को सीधे ही मैं लिख दूँ ln b डिवाइड बाई a, और इधर वाला ये 4 पाई सिग्मा और ये y। अब अगले स्टेप में मैं ये लिख रहा हूँ वर्टिकल फोर्स, दोनों रिंग पे लगने वाला वर्टिकल फोर्स। वर्टिकल फोर्स बोलूँ या अलोन द एक्सेस फोर्स बोलूँ, एक ही बात है ना, हाँ इसको याद रखिएगा। तो ये 4 पाई सिग्मा डिवाइड बाई लॉग बी अपॉन ए मल्टीप्लाई बाई वाई। एक काम करता हूँ, ये पूरा कांस्टेंट है ना, तो थोड़ी देर के लिए मान लो भाई ये पूरा नंबर के है, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे दिखेगी, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स या अलॉन द फोर्स इज इक्वल टू के वाई, यानी कि जो फोर्स लग रहा है वो इन दोनों के बीच की सेपरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब आप सोच के देखो, मैं ऐसे बोलूँ, ये जो रिंग है जिसका मास एम बी है, इसका मास एम ए है, ठीक है, और इनके बीच की सेपरेशन वाई है। अब सोच के देखो, एक दो ब्लॉक ले लो, एक का मास एम ए, एक का मास एम बी, और इनके बीच में एक स्प्रिंग रखी है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और जैसे इनके बीच की सेपरेशन मैंने इंक्रीज करके वाई कर दी, ये इस तरीके से सेपरेट कर दी, दोनों के बीच की सेपरेशन इंक्रीज होकर वाई हो गई। वाई सेपरेशन पे इनके बीच में लगने वाला फोर्स इतना है, यानी कि ऐसी स्प्रिंग इनके बीच में इमेजिन कर रहा हूँ जिसकी नेचुरल लेंथ 0 है। तो जितनी सेपरेशन है वही डिफॉर्मेशन लेंथ है, जितनी सेपरेशन है वही क्या है, डिफॉर्मेशन लेंथ है। अब आपको पता है ये वाला सिस्टम तो यार ऑक्सीलेट करता है और इसका ऑक्सीलेशन तो एसएचएम होता है, और इसके एसएचएम का आपको ज़्यादा डेरिवेशन की ज़रूरत है नहीं। आपको पता है कि आप इसे रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट से सीधा कर सकते हो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ जाता है, 2 पाई अंडर m बाई के, और m की जगह क्या आ जाता है, म्यू। म्यू क्या होता है, रिड्यूस मास m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो आपको डेरिवेशन की ज़रूरत भी नहीं है, आगे का पार्ट तो आप सीधे ही कर सकते हो। इस पूरी प्रॉब्लम में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था वो ये था कि ये समझना कि जो वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा फोर्स का वो कांस्टेंट रहेगा। वर्टिकल तो छोड़ो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कांस्टेंट रहेगा एक तरीके से, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपके पास कांस्टेंट रहने वाला, फोर्स हर जगह एक जैसे ही रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, वैसे हॉरिजॉन्टल फोर्स तो कैंसिल आउट ही हो रहा है, उसको बोलने का कोई सेंस नहीं है, ऐसे मेरे मुंह से निकल गया। बट ये वाला पार्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा और इसे आप इंटीग्रेशन से बाहर ले देते हो, ठीक है। थोड़ी सी ट्रिकी लगी होगी, यदि आपको पहले टाइम में नहीं बनती है तो ऐसी प्रॉब्लम में घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको उम्मीद करते कुछ सीखने को मिला हो। सी यू।